वेलकम एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा श्री राव नरबीर सिंह जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इन कॉन्वर्सेशन विद श्री राज वर्मा, को फाउंडर रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी के मंच पर आज आने के लिए हरियाणा ग्रोथ समिट 2024 एंड अवार्ड्स। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हरियाणा की ग्रोथ की, लेकिन अभी पॉलिटिकल कुछ चर्चाएं हो जाए क्योंकि आज पूरा दिन ग्रोथ पर ही चर्चा हुई है। और जो हमारे साथ यहाँ पर इस मंच पे जो लोग, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी अब चाहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल बातचीत भी हो। और जो व्यूअर हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि नेता जो है अभी तक पहुंचे नहीं है मंच पे, क्योंकि बगैर पॉलिसी मेकर्स के भी ग्रोथ पर बात, चर्चा जो है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन पहले बात करेंगे जो मिशन 2024 है उसके लिए कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो जोश, जज्बा, जुनून जो बीजेपी में इस वक्त है, 3 राज्यों में जो चुनाव जीता और सारे समीकरण जिस तरह से पलट दिए, तो क्या लगता है कि जो एक बार को लग रहा था कि हरियाणा हाथ से निकल जाएगा, अब लग रहा है कि हरियाणा भी है अपने पास? नहीं, चुनाव जब ये 4-5 स्टेटों में चुनाव, उससे पहले लोग सोचते थे कि भाई पता नहीं सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन 2023 के चुनाव परिणामों ने ये दर्शा दिया और आम जनता के मन में ये आ रहा कि भाई मोदी जी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बनने। आम लोग मानते हैं कि भाई देश में जितनी तरक्की इन 10 सालों में हुई है, देश में चुनाव होने लगे 1952 से, लेकिन उतनी तरक्की नहीं हो पाई जितनी इन 10 सालों में हुई। तो आम आदमी, आम जनमानस, चाहे किसी वर्ग का हो, उनके मन में बैठा है कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, इसलिए लोग वोट देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। इस तरक्की को अगर डिफाइन करें, मतलब जिस तरक्की की बात करिए, नो डाउट कनेक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी बेहतर हुए हैं, सड़कों का जो जाल है वो लगातार बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पे काम होना चाहिए था। नौकरी की बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की भी बात कर ले। आज जिस शहर में हम बैठे हैं, गुरुग्राम की बात करें, एक चेहरा है ये, ना केवल हरियाणा का बल्कि देश का, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम कोलैप्स हो चुका है। सड़कें खराब है, बरसात होती है पानी भर जाता है। आपके पिछले टेनोर में हमने देखा, आप खुद भी सड़कों पर उतरे थे और कोशिश यही की थी कि जो सड़कों के ऊपर गाड़ियां दौड़नी चाहिए वो नाव ना दौड़े बरसात के दौरान। तो ये अभी भी चैलेंजेस हैं। क्या नहीं लगता है कि ये दिक्कत करेंगे, लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव? देखिए, दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं सब में कोई ना कोई समय अनुसार दिक्कतें आती हैं। आप गुड़गांव को देखिए, जो नए लोग गुड़गांव आए हैं उनको शायद ना पता हो, लेकिन जब पुराना गुड़गांव था और जब ये नया मास्टर प्लान गुड़गांव में आया तो सन 80-81 की बात है, तो उस टाइम गुड़गांव में इतनी आबादी थी नहीं और ये सोचा भी नहीं गया था कि इतनी आबादी गुड़गांव में बढ़ेगी। और मेरे याद है, मैं बहुत छोटा था तो हमारा गांव यहाँ आजकल वो 73 सेक्टर में पड़ता है, बहरामपुर गांव, 2 ही घर हैं। हमारे पिताजी मिनिस्टर होते थे यहाँ गुड़गांव में और कोठी यहीं सिविल लाइन में थी। तो हम जब घर से आते थे तो हम ये कहते थे माँ से कि हम छावनी जा रहे हैं, इसको छावनी बोलते थे, गुड़गांव कोई नहीं बोलता था। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ये मारुति आई कंपनी पहले, उसके बाद DLF आई और उसके बाद तरक्की हुई। और जो सरकार मास्टर प्लान लाई वो इस हिसाब से लाई कि इतनी आबादी होगी, तो वो मास्टर प्लान में रोड भी बहुत छोटे दिए, मैक्सिमम 12 मीटर के रोड थे। आज आप उनमें देखेंगे 4-4 मंजिल अलाउड होगी। गुड़गांव में ना पानी की निकासी का उतना प्रबंध हो पाया। लेकिन जो नया मास्टर कांग्रेस के सरकार में आया, कांग्रेस की भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का मास्टर प्लान जो आया नया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 3 मास्टर प्लान आए, 21, 20, 21 और 25 या 31 तक का, 21, 25 और 31 का। उसमें चौड़ी सड़कें दी है। और आप नया गुड़गांव में देखेंगे वहाँ इतनी पानी की दिक्कत नहीं है। और हमारी सरकार 2014 बढ़ने के बाद हमने बादशाहपुर ड्रेन का नवीनीकरण किया, उसको चौड़ा किया। 2016 में पानी जरूर भरा था, लेकिन उसके बाद अब वहाँ पानी नहीं भरता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ पानी की व्यवस्था हो रही, नाला नया बन रहा है, बन के तैयार तकरीबन हो गया, तो पानी की गुड़गांव में अब दिक्कत नहीं रहेगी निकासी की। लेकिन कितना भी आप काम कर लो, काम समय अनुसार और निकलते रहते हैं और सरकार की कोशिश होती है समय अनुसार काम निकाल के उसका सुधारीकरण किया जाए। अब अमेरिका में चले जाइए और बड़े बड़े देशों में चले जाइए। अभी मैं दुबई गया, कभी
जी हाँ, मैं मान ली। तो अभी मैं दुबई गया, दुबई में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब लोग जानते होंगे, रोज टीवी देखते हैं, वैसे भी है। वहां कभी सोचा ही नहीं था कि बारिश यहाँ आएगी। अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ियां डूब गई, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ बारिश आएगी। ऐसे समयानुसार कई समस्या ऐसी आ जाती है, सरकार नहीं सोच पाती कि यहाँ ऐसी समस्या आएंगी। लेकिन सरकार का ये कर्तव्य है कि जब कोई समस्या है उसका समाधान समय अनुसार किया जाए, और वो सरकार कोशिश करती है। लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम ठीक रखें, सब कुछ काम गवर्नमेंट के ऊपर ना छोड़े। चलिए, गुड़गांव में बारिश आती है, बहुत सुधार किया है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन समय अनुसार उसका सुधार और आगे भी किया जाएगा। तो आगे की जो सुधारों की बात है वो किस तरह के सुधार उम्मीद कर सकती है जनता, क्योंकि अभी जो बात भी हो रही है यहाँ तो पता ही है कि हर साल बारिश आती है। आप देखो गुड़गांव, नया गुड़गांव और पुराना गुड़गांव में 2014 से पहले हम यदि पुराने गुड़गांव से नए गुड़गांव में जाते थे तो हमें 1-1 घंटा बादशाहपुर जाने में लगता था। राजीव चौक पर बड़ा जाम रहता था। कनेक्टिविटी में हीरो होंडा चौक कितनी बड़ी समस्या थी। लोग खेड़ के दौला टोल से मुड़काते थे, यदि रिश्तेदार को भी शहर गुड़गांव में जाना हो अंदर, तो बाई चांस यदि ये राजीव चौक वाला कूद जाता था तो उसको बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई 12 किलोमीटर से मुड़ के आएगा। राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर, इको चौक, महाराणा प्रताप चौक, ये भारतीय जनता पार्टी की तो देन है। कनेक्टिविटी हुई है बहुत अच्छी, बादशाहपुर एलिवेटेड, द्वारका एक्सप्रेसवे। गुड़गांव में 2 कनेक्टिविटी है दिल्ली की, एक MG रोड, एक NH8 जिसका नाम अब 48 पड़ गया। यदि किसी को एयरपोर्ट भी जाना पड़ता था तो फ्लाइट छूट जाती थी। मैं भी चंडीगढ़ जाता था तो कई बार फ्लाइट छूटती थी। आज आपको एक नई कनेक्टिविटी मिल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे, और मुझे गर्व है कि ये हिंदुस्तान का 28 किलोमीटर का रोड, सबसे महंगा रोड, 9,600 करोड़ रुपए का, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो सोचा तो बहुत कुछ है। मुझे ये उम्मीद है, टोल में समस्या हमने पहले भी घोषणा की थी, एज ए मिनिस्टर की थी, लेकिन वो जमीन नहीं मिल पाई थी। अब जमीन HSIDC ने अखबार कर ली। पहले उसका सुप्रीम कोर्ट तक स्टे चला था, वो टूट गया। जमीन HSIDC ने अखबार कर ली है और वहाँ 40-45 एकड़ हम उसको टोल वालों को दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है 3-4 महीने में ये टोल शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये हर बार ये 3-4 महीने या साल भर का बाद आता है। पहले जमीन नहीं दी गई थी, अब जमीन ट्रांसफर। चलिए, एक चर्चा बहुत ज्यादा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कर दें, क्योंकि इस सहारे जो है हरियाणा में सरकार बन सकती है, पार निकल सकती है। तो यानी कि जो विकास की जो बात हो रही है कहीं ना कहीं उसमें पीछे तो रहे हैं। नहीं, ये आप लोग कहते हो मीडिया वाले, मेरे को नहीं लगता कि चुनाव साथ होंगे। जहां तक नरवीर सिंह की व्यक्तिगत राय है, चुनाव अलग अलग होंगे। पहले पार्लियामेंट के होंगे, अक्टूबर पूरे समय के अनुसार ही विधानसभा के चुनाव होंगे। अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी बार भाजपा की सरकार है। लेकिन हरियाणा को किस तरह से देखते हैं कि चलिए मान लिया कि लोकसभा के चुनाव में पिछले 2 टर्म्स में हमने देखा, पहले भी जिस तरह से % जीत हासिल हुई थी, दोबारा तो दूसरा एक और रिकॉर्ड बना। लेकिन हरियाणा में वैसे नतीजे नहीं आए जो 6 महीने बाद चुनाव हुए। दोनों ही बार की बात कर ले, क्योंकि मोदी लहर जिस तरह की थी उसमें तो जो 75 पार का भी नारा दिया गया था, पार ही नहीं हो पाए थे आप बहुमत के भी। हाँ, नहीं, मैं मानता हूँ कुछ कमियां पार्टी की तरफ से भी नहीं आ पाई, तो उस कमी को दूर करेंगे। और अब के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से काम चल रहा है भाजपा की सरकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राव नरवीर सिंह जी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या विधानसभा, क्योंकि बादशाहपुर से कई बीजेपी के नेताओं ने अपने होर्डिंग बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव तो सभी तैयार रहते हैं, पार्टी प्रजातंत्र है, हर आदमी को टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी में काम भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ और भाई भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भाजपा नरवीर सिंह को टिकट दे देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, जो एक उम्मीद थी वो टूटी थी उम्मीद। हर बार एक सी स्थिति नहीं रहती, समय अनुसार रोज बदलती स्थिति। आज स्थिति कुछ है, कल कुछ और थी, ये कोई बात नहीं। चैलेंजेस और क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बदले हैं, कर्नाटका के बाद इंडिया ग्रुप बना, एक बहुत ज़्यादा जोश उसमें देखने को मिल रहा था, लेकिन जो अब नतीजा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो टूट और फूट भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ईडी को भी लगातार दोष दिया जाता है कि ईडी की बदौलत जो है सारी चीज़ें घुमा दी जाती है, और एक बार फिर से वो जो मशीनों में जो गड़बड़ की बात थी वो फिर से एक बार उठनी शुरू हो गई है। जहाँ तक इंडिया अलायंस का बात है, मैं जब छोटा था 11वीं में पढ़ता था, जब 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस को हटा दिया, जनता पार्टी की इस देश में सरकार बनी। लेकिन कितने महीने चली, उसके बाद 1989 में विपक्षियों की सरकार बनी, वो भी 2-2.5 साल चली। तो
तो कोई भी ऐसी पार्टी जो कई दलों की मिलकर सरकार बनती है वो देश में स्थायी सरकार नहीं देती, वो थोड़े समय के बाद टूट जाती है। आपने देखा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 10 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं। ऐसे ही देश की जनता अब ये दलों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, तभी देश का विकास होता है। आप देखते हो कि आज दुनिया में यदि भारत का प्रधानमंत्री किसी भी कोने में जाता है तो उसकी एक अलग इज्जत होती है। इससे पहले कभी भी मोदी जी के बनने से पहले कोई प्रधानमंत्री विदेश में गया तो ना उसके आने की चर्चा होती थी, ना उसके जाने की चर्चा होती थी। आज प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो दुनिया में उनका पहले से पता लगता है कि इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ, मैं विदेश की यात्रा 2 महीने में एक बार जरूर करता हूँ, क्योंकि बाहर जाने के बाद बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो जो इज्जत हमारी आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान की कोई इज्जत नहीं थी बाहर जाने, आज इंडिया के लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हमारा सम्मान बढ़ा है। दुनिया में कहीं भी कोई भी अशांति हो जाए, कोई भी युद्ध हो जाए, तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तो इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो ये भारतवर्ष के लोगों की ताकत है, जो लोग मोदी जी को ताकत दे रहे हैं उनकी ताकत है। लेकिन विपक्ष तो कहता है पीआर एक्सरसाइज है, बस ये बनाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है कि मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है लोगों को, कुछ पेड़ होते हैं, कुछ जबरदस्ती बुला लिए जाते हैं। विपक्ष तो इस तरह के दावा करता है। मैं आपकी बात को सहमति देता हूँ। चलो ऐसा होता है लोग इकट्ठा कर लेते, क्या हिंदुस्तान की जनता वोट नहीं डालती? क्या इन लोगों ने 2 बार मोदी जी को नहीं बनाया? क्या इनके दिल पे हाथ रख के पूछोगे या तीसरी बार बनाने को तैयार नहीं है? ऐसी बात है। लोग बाहर जाने का अलग बात है। मैं मानता हूँ कि मीडिया का 2-4% हो सकता है कि लोग कम इकट्ठे जान दिखा दे, तो आजकल सोशल मीडिया ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जब तक लोग दिल से नहीं चाहेंगे कोई दुनिया में राज नहीं कर सकता। मोदी जी को लोग दिल से चाह रहे हैं और अगली बार सरकार तो मोदी जी और अब राम मंदिर, राम प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जी। चाहे कोई धर्म के लोग बैठे हों, हम आम आदमी, हम भी अपने जीवन में रोज गांव में मिलते हैं, शहर में मिलते हैं, तो हमारी पहली आदत होती है हम राम राम जी करते हैं। तो हमारा राम तो मन में बसा हुआ है, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत पहले बनना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको तो अब 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है। हमारे पूर्वज इस को देखते देखते उन्होंने प्राण त्याग दिए कि राम मंदिर कब बनेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने रामलला स्थापित हो गई। बहुत बड़ी बात है। कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि जो अभी मौजूदा सांसद हैं और मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्र में, राव इंद्रजीत जो है, उन्हें महेंद्रगढ़ से शायद लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है और ऐसे में हो सकता है कि आपको फिर एक पार्टी जो है लोकसभा चुनाव लड़ाने की तरफ जाए। नहीं, तो मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। जो पार्टी फैसला करेगी वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह इनसे चुनाव लड़ेंगे। जी, तो यानी कि विधानसभा की तैयारी आपकी? मैं विधानसभा का चुनाव, तो जो लोकसभा की चर्चाएं हो रही हैं वो सिर्फ कयासबाजी है, बयानबाजी है। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत छोटे इलाके में सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा बड़े आदमी करें, मैं छोटा आदमी छोटी सेवा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, अपनी बात रखी और आपको शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए भी। आपको भी शुक्रिया और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका शुक्रिया। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, शुक्रिया।